आइटरेटर में हमने देखा कि कैसे जावास्क्रिप्ट डेटा को स्टेप बाय स्टेप ट्रैवर्स करती है, लेकिन क्या हो कि हम खुद डिसाइड कर सकें कि कब कोड रुक जाए और कब चलने लगे। वही काम होता है जनरेटर्स का। जनरेटर्स स्पेशल फंक्शन होते हैं जो एग्जीक्यूशन को रिज्यूम और पॉज कर सकते हैं। ये एक तरीके से एडवांस आइटरेटर्स होते हैं जहां आप एक ही फंक्शन में मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न कर सकते हैं बिना स्टेट को लूज किए। आज हम समझेंगे जनरेटर फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है और यील्ड कीवर्ड का क्या यूज है। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेंद्र। आप देख रहे हैं लोकी अनलॉक्ड, जहां हम अनलॉक करेंगे आपके ट्रू पोटेंशियल को। चलिए चलते कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। चलिए समझते हैं जावास्क्रिप्ट में जनरेटर्स क्या होते हैं। लेकिन जनरेटर को भी समझने से पहले आपको पता होना चाहिए जावास्क्रिप्ट में आइटरेटर्स क्या होते हैं, क्योंकि जनरेटर जो है वो अल्टीमेटली हमें एक आइटरेटर ऑब्जेक्ट ही देते हैं। आइटरेटर के बारे में हमने पिछली वीडियो में डिटेल में बात की, जिसकी वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उसको जरूर से चेकआउट कीजिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि जनरेटर क्या होते हैं। अ जनरेटर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। जो जनरेटर है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन होता है डेट कैन पॉज एंड रिज्यूम इट्स एग्जीक्यूशन, जिसके एग्जीक्यूशन को हम पॉज कर सकते हैं और रिज्यूम भी कर सकते हैं। इट मेक्स राइटिंग आइटरेटर मच ईजियर। ये आइटरेटर को लिखने का एक ईजी वे है एंड क्लीनर, डिफाइंड यूजिंग एस्ट्रिक्ट। हम जो जनरेटर है उसको डिफाइन करते हैं एस्ट्रिक्ट सिंबल का यूज करके, और यूजेस द यील्ड कीवर्ड टू पॉज एक्सिक्यूशन। और यील्ड कीवर्ड का यूज किया जाता है इसमें इसके एक्सिक्यूशन को पॉज करने के लिए। चलिए हम डायरेक्ट कोड में जंप करते हैं और समझते हैं कि हम एक जनरेटर कैसे बना सकते हैं और इसका सिंटैक्स क्या होता है और ये यील्ड कीवर्ड क्या होता है। इस वीडियो के लिए जो मैं फाइल बना रहा हूँ वो है tude49.js, और हर वीडियो की तरह ही आपको इस वीडियो की फाइल की गिटहब रेपॉजिटरी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले तो जनरेटर बनाने के लिए हम लिखते हैं फंक्शन, क्योंकि एक कुछ नहीं बस एक फंक्शन होता है स्पेशल टाइप का, और इस फंक्शन के आगे हमें लगाना होता है एस्ट्रिक्ट साइन, जिससे ये डिनोट करता है कि एक जनरेटर है। उसके बाद मान लो हमने बनाया एक कस्टम जनरेटर, क्योंकि एक फंक्शन है तो इस फंक्शन का कोई ना कोई नेम होना चाहिए जिससे हम इसको इन्वोक कर सकें। अब इसके बाद होता क्या है, इसके बाद हम इसमें देते हैं अगर हमें जिस भी लाइन में इस जनरेटर फंक्शन को पॉज करना होता है इसके एग्जीक्यूशन को, वहाँ हम देते हैं यील्ड। मान लो हमें चाहिए सबसे पहले कि हमें इसकी वैल्यू 1 मिले। उसके बाद मान लो हमने दे दिया 2, देन मान लो हमने दे दिया 3, देन मान लो हमने दे दिया 4। उसके बाद अब हम इसको कॉल करेंगे, तो मान लो हमने जो भी ये आउटपुट हमें दे वो हम इस जेन वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, और हम जब इस कस्टम जनरेटर को कॉल करेंगे और उसके बाद हम इस जेन को प्रिंट करेंगे, फाइल को सेव करेंगे, कोड को रन करेंगे, तो आप देखेंगे कि हमें एक ऑब्जेक्ट मिला जो कि एक जनरेटर ऑब्जेक्ट है। लेकिन इसकी हमें वैल्यूज जो है वो कैसे मिलेंगी? सिंपल है, जैसा कि हमने आइटरेटर्स में देखा था कि हम नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसकी आइटरेटर की वैल्यू को एक्सेस कर पाते थे, तो जो जनरेटर है वो भी सेम काम करता है। ये जो आप जनरेटर ऑब्जेक्ट देख रहे हैं ये एक असल में आइटरेटर ही होता है। मीन्स हमारे पास इसमें नेक्स्ट मेथड होता है। अगर हम नेक्स्ट मेथड को कॉल करें, फाइल को सेव करके अब कोड को रन करेंगे, तो हमें इसकी जो वैल्यू है वो 1 और डन में फॉल्स देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल सिमिलर है ये आइटरेटर की तरह। आइटरेटर में भी हमें वो सेम इसी टाइप का हमें एक ऑब्जेक्ट मिलता था। सिमिलरली अगर हम अगेन करें gen.next 3-4 बार और फाइल को सेव करके रन करें, तो हमें जो एक एक करके इसकी सारी वैल्यूज़ प्रिंट होकर देखने को मिल जाएगी। और अगर अब हम एक बार और करते हैं gen.next मेथड को कॉल, तो अब हमें वैल्यू में अनडिफाइन और डन में ट्रू देखने को मिल जाएगा। अभी तक हमें डन में फॉल्स देखने को मिल रहा था, क्योंकि हमने जो कस्टम जनरेटर की जितनी भी वैल्यूज़ थी उसको पूरी तरह एक्सेस नहीं किया था या फिर आइटरेट नहीं किया था। लेकिन जैसे ही हमने जो इसकी लास्ट वैल्यू थी 4 उसको आइटरेट कर लिया, तो हमें जो जब हमने नेक्स्ट मेथड कॉल किया तो डन में हमें ट्रू देखने को मिल गया। मीन्स हम इस जनरेटर को पूरी तरह आइटरेट कर चुके हैं। इसके बाद है कि मैंने इसका सिंटैक्स तो आपको बता ही दिया। जनरेटर फंक्शन रिटर्न एन आइटरेटर ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली। जैसा मैंने बताया कि जनरेटर फंक्शन एक आइटरेटर ऑब्जेक्ट देते हैं। ईच यील्ड एक्ट लाइक अ चेक पॉइंट। जो यील्ड कीवर्ड होता है वो एक चेक पॉइंट की तरह बिहेव करता है, जिससे हम पॉज कर सकते हैं फंक्शन के एग्जीक्यूशन को। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था, मान लो हम क्या करें, मान लो यहाँ पर हम console.log कर दें
आफ्टर 1। और अगर अब हम फाइल को सेव करें, साथ ही साथ मैं क्या करूँगा कि इसको भी कमेंट आउट कर दूँगा। फाइल को अगर अब मैं सेव करके रन करूँगा तो हमें आफ्टर 1 भी प्रिंट होगा देखने को मिल रहा है। मीन्स हुआ क्या, सबसे पहले तो हमने जब gen.next किया तो हमें 1 देखने को मिला। और बेटर क्लैरिटी के लिए एक काम करते हैं, हम gen.next को एक ही बार कॉल करते हैं। अगर अब हम फाइल को सेव करके रन करेंगे तो हमें वैल्यू 1 और डन फॉल्स देखने को मिला। मीन्स क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि हमने यहाँ पर पहली लाइन में यील्ड 1 किया तो इस लाइन पर आकर जो हमारा फंक्शन था उसका एग्जीक्यूशन पॉज हो गया। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट यील्ड दिया है उसके बीच में एक और हमारा कुछ लाइन्स का कोड है जिसमें हम console.log करा रहे हैं। तो जैसे ही हम अगला gen.next को कॉल करेंगे, फाइल को सेव करेंगे तो हमें आफ्टर 1 भी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ जो इसकी वैल्यू थी जो यील्ड से हमें मिल रही थी वो भी देखने को मिलेगी। मीन्स होता क्या है कि जितनी बार भी हम जहाँ पर भी यील्ड देते हैं वो यील्ड कीवर्ड क्या करता है कि उस फंक्शन के एग्जीक्यूशन को पॉज कर देता है। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। इसके बाद है कि हम नेक्स्ट मेथड का यूज़ करते हैं जो कि मैंने आपको बता ही दिया। व्हेन यू कॉल अ जनरेटर, जब भी हम जनरेटर को कॉल करते हैं, इट डज नॉट रन इमीडिएटली। तो ये इमीडिएटली रन नहीं करता। हमने देखा था कि हमें एक जनरेटर ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है। यू मस्ट कॉल डॉट नेक्स्ट टू एग्जीक्यूट अंटिल द नेक्स्ट ईयर। हम नेक्स्ट मेथड का यूज़ करते हैं या फिर नेक्स्ट मेथड को कॉल करते हैं ताकि हमें जो उसका नेक्स्ट एग्जीक्यूशन है, उसकी नेक्स्ट वैल्यूज़ हैं, वो हमें देखने को मिल जाए। उसके बाद है कि हम जनरेटर बना सकते हैं लूप्स का भी यूज़ करके। फॉर एग्जांपल मान लो मैं इस पूरे कोड को तो कर दूंगा कमेंट आउट ताकि हमको कोई अननेसेसरी प्रिंट्स ना देखने को मिले। और यहाँ पर मैं एक नया जनरेटर बनाऊंगा। इसको भी हम मान लो नाम देते हैं कस्टम जेन विथ लूप। और इसके अंदर मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा। मैंने दे दिया लेट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन मान लो मैंने दे दिया 6 एंड आई प्लस प्लस। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यील्ड कर देंगे आई को। जो भी आई की वैल्यू हमें इस फॉर लूप से मिलती जाएगी उसको हम यील्ड कर दिया। मीन्स उसका जो हम रिटर्न करते जाएंगे एक एक करके। और सिमिलरली अगर हम इस कस्टम जेन विथ लूप मेथड को कॉल करेंगे या फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम जानते हैं कि हमें एक जनरेटर ऑब्जेक्ट मिलेगा या फिर आइटरेटर मिलेगा और जिसको हम नेक्स्ट मेथड का कॉल करके उसकी एक एक वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। हम जैसे ही करेंगे gen.next, फाइल को सेव करके कोड को रन करेंगे तो हम देखेंगे कि हमें वैल्यू 0 देखने को मिल गई। 0 क्यों मिली, क्योंकि हमने यहाँ पर आई की जो इनिशियल वैल्यू थी वो 0 ली। सिमिलरली अगर हम इसको और भी कॉल करें तो आप देखेंगे कि हमें जो सारी वैल्यूज़ हैं वो देखने को मिल जाएगी। और अगर हम एक बार और कॉल करेंगे तो अब हमें डन में ट्रू देखने को मिल जाएगा क्योंकि हमारा जो एग्जीक्यूशन है फंक्शन का वो पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। तो ये इजी वे है, हमने थोड़े से ही कोड में अपना जनरेटर फंक्शन लिख लिया। नहीं तो हमें ऊपर क्या करना पड़ रहा था, हम हर एक को यील्ड कर रहे थे मैनुअली लिखकर, लेकिन हमने यहाँ पर लूप की हेल्प से अपना जनरेटर फंक्शन बनाया। जनरेटर ऑटोमेटिकली बिकम आइटरेबल। जो जनरेटर है वो ऑटोमेटिकली आइटरेबल्स बन जाते हैं। यू कैन यूज़ फॉर ऑफ विद देम। और हम इनमें फॉर ऑफ लूप का भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे, मान लो हम यहाँ पर डॉट नेक्स्ट मेथड का कॉल ना करके सीधा फॉर ऑफ लूप का यूज़ करेंगे और हम यहाँ पर दे देंगे जेन, अपना हमारा जो जनरेटर ऑब्जेक्ट है उसको पास कर देंगे। और मैंने आइटरेटर वाली वीडियो में बताया था कि जो फॉर ऑफ लूप है वो इंटरनली डॉट नेक्स्ट मेथड का ही यूज़ करता है। अगर हम इसमें एलिमेंट को प्रिंट कराएं तो हम देखेंगे कि हमें 0 to 5 तक सारे एलिमेंट्स प्रिंट होकर देखने को मिल जाएंगे। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि कैसे हम जनरेटर क्रिएट कर सकते हैं लूप का यूज़ करके और फॉर ऑफ लूप का यूज़ करके हम उनको आइटरेट भी कर सकते हैं। इसके बाद है कि हम जनरेटर में अपनी खुद की एक वैल्यू भी पास कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो मैं इसको कर दूंगा कमेंट आउट। इसके बाद मान लो मैंने एक अगेन जनरेटर फंक्शन बनाया और मैंने इस फंक्शन का नाम दे दिया सपोज ग्रीट। अब ये ग्रीट क्या करता है, सबसे पहले तो हम इसमें एक वेरिएबल बनाएंगे यील्ड करके और यहाँ पर मैं लिख दूंगा हेलो व्हाट इज योर नेम। उसके बाद मैंने एक और वैल्यू को यील्ड किया और यहाँ पर मैं बैकटिक्स का यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा हेलो
और साथ ही साथ मैं नेम को लिख दूंगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो नेम है, ये नेम हमें यहाँ से मिल जाएगा जो कि इसकी वैल्यू है व्हाट इज़ योर नेम, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलिए हम कोड को रन करके देखते हैं। हम जैसे ही यहाँ पर अपना जेन वेरिएबल बनाएंगे, ग्रीट फंक्शन को कॉल करेंगे, उसके बाद हम करेंगे क्या, हम जेन डॉट नेक्स्ट को कॉल करेंगे 2 बार। फाइल को सेव करके अगर आप कोड को रन करें तो आप देखेंगे कि हमें जो पहली वैल्यू है व्हाट इज़ योर नेम वो एज इट इज़ देखने को मिल गई, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ था हेलो व्हाट इज़ योर नेम, हमने यहीं पर यील्ड किया था। लेकिन जो सेकंड है उसमें हमें हेलो अनडिफाइंड देखने को मिला, हमें यहाँ पर नेम में जो इसकी वैल्यू थी हेलो व्हाट इज़ योर नेम वो देखने को नहीं मिली। हम यहाँ से अगर कोई वैल्यू पास करें, मान लो हमने कर दिया लोकेंद्र, फाइल को अगर हम सेव करके कोड को रन करेंगे तो हमें अब हेलो लोकेंद्र देखने को मिल रहा है। मीन्स हम यहाँ से जो भी वैल्यू पास करते हैं वो वैल्यू हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है जो भी उस टाइम पे यील्ड चल रहा होता है। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। जैसा मैंने बताया, यू कैन सेंड वैल्यूज बैक इनटू द जनरेटर यूजिंग नेक्स्ट मेथड, और उसमें हम वैल्यू पास कर सकते हैं एज अ आर्गुमेंट। इसके बाद है कि जो जनरेटर है उसमें हमें एक और मेथड मिलता है जो कि होता है रिटर्न, जिसका काम होता है कि अगर हमें हमारा जो जनरेटर है उसको अर्ली एग्जिट करना हो तो हम रिटर्न मेथड का यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम ऊपर वाला एग्जांपल ले लेते हैं जहाँ पर हमने ये फॉर लूप बनाया था। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये जो नेक्स्ट मेथड है, यहाँ पर नेक्स्ट की जगह चलो मान लो हम यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं डायरेक्ट। हम जैसे ही रिटर्न करेंगे और हमें यहाँ पर कोई एरर देखने को मिल रहा है, पहले तो ओके, हम जैसे ही रिटर्न करेंगे, फाइल को सेव करके कोड को रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें वैल्यू में अनडिफाइंड देखने को मिल रहा है और डन में ट्रू देखने को मिल रहा है। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि हमने यहाँ पर पहली बार में ही रिटर्न का यूज़ कर दिया। अगर मान लो हम यहाँ पर नेक्स्ट का यूज़ करें, उसके बाद यहाँ पर रिटर्न लगाएं नेक्स्ट आइटरेशन में, फाइल को सेव करके रन करें तो हमें पहली तो वैल्यू देखने को मिल गई जहाँ से हमने नेक्स्ट को कॉल किया था, लेकिन जो सेकंड टाइम है वहाँ पर हमें उसके बाद अनडिफाइंड देखने को मिला। तो कुल मिलाकर रिटर्न क्या करता है, जहाँ भी हम रिटर्न मेथड का यूज़ कर देते हैं उससे और उसके बाद के जितने भी आइटरेशन होते हैं, जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो सब इग्नोर कर दी जाती हैं। मीन्स हमें अगर अपने जनरेटर को या फिर आइटरेटर को अर्ली एग्जिट करना हो तो हम रिटर्न मेथड का यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। इसको मैं कमेंट आउट कर दूंगा। जैसा मैंने बताया, यू कैन यूज़ रिटर्न टू स्टॉप अ जनरेटर अर्ली। हम जनरेटर को अगर अर्ली स्टॉप करना हो तो रिटर्न मेथड का यूज़ करते हैं। इसके बाद है कि हम इनफाइनाइट जनरेटर भी बना सकते हैं। जनरेटर कैन प्रोड्यूस इनफाइनाइट सीक्वेंसेस ईजिली। जैसा हमने लूप्स में देखा है कि अगर हम लूप्स में इनफाइनाइट लूप बना दें तो हमारा जो मशीन है, जो हमारा लैपटॉप या पीसी जो भी है वो हैंग कर जाएगा। आप ट्राई करके देख सकते हैं ऑन योर ओन रिस्क। लेकिन हम जनरेटर की हेल्प से ऐसा ईजिली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो हमने एक जनरेटर फंक्शन बनाया और यहाँ पर मैंने दे दिया मान लो इनफाइनाइट लूप। इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल लिया लेट i इक्वल टू 0 और उसके बाद मैंने वाइल लूप लगाया। वाइल लूप में यहाँ पर मैंने सिंपली ट्रू दे दिया। अब मैंने यहाँ पर क्या दिया, मैंने यहाँ पर ट्रू दिया है तो मीन्स इसकी जो वैल्यू है वो कभी फॉल्स होगी नहीं और ये वाइल लूप कभी एग्जिट नहीं करेगा। और मैंने सिंपली क्या किया, यहाँ पर यील्ड कर दिया i प्लस प्लस को। मीन्स हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ बाद में कर रहे हैं। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इस इनफाइनाइट लूप जो हमारा जनरेटर है उसको कॉल करूँगा। ऑब्वियसली कॉल करने के लिए हमें इसमें एक जेन वेरिएबल या वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है उसमें मैं सेव करूँगा हमारे जनरेटर ऑब्जेक्ट को, और यहाँ पर मैं जेन डॉट नेक्स्ट मेथड को कॉल करूँगा। फाइल को सेव करके कोड को रन करूँगा तो हमें वैल्यू 0 डन फॉल्स देखने को मिल जाएगा। और अब हम ये कितनी बार भी कर सकते हैं और हमें वैल्यू हमेशा मिलेगी और डन हमेशा फॉल्स मिलेगा अनटिल और अनलेस हम रिटर्न मेथड का यूज़ ना करें। अगर मान लो बीच में कहीं मान लो हमने यहाँ पर रिटर्न मेथड का यूज़ कर दिया, रिटर्न फाइल को सेव करके कोड को रन करेंगे तो अब हमें क्या है, वैल्यू 17 तक तो हमें सही से मिला जो कि हमने यहाँ पर यूज़ किया था। लेकिन जैसे हमने रिटर्न मेथड का यूज़ किया हमें वैल्यू अनडिफाइन और टर्न में ट्रू देखने को मिल गया। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि हम रिटर्न मेथड का यूज़ किस प्रकार कर सकते हैं। इसके बाद है कि हम दो आइटरेटर्स को कंबाइन भी कर सकते हैं।
फॉर एग्जांपल मान लो मैं सबसे पहले तो करूँगा ये इसको कमेंट आउट और इवन ऊपर वाले को भी। उसके बाद मान लो हम क्या करेंगे कि एक और आइटरेटर बनाएंगे फंक्शन, और मैंने इसको नाम दे दिया आउटर जेन, और मैं एस्टेरिस्क साइन लगाना भूल गया जो कि ज़रूरी है। इसके बाद मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मान लो मैंने यील्ड कर दी वैल्यू को, यहाँ पर लिख दिया मैंने आउटर जनरेटर, देन मैंने यील्ड किया इस इनफाइनाइट लूप को। मीन्स हमने यहाँ पर क्या किया कि जो हमारा ये जनरेटर है, इस जनरेटर के अंदर हमने कुछ वैल्यूज़ को यील्ड किया, और उसके बाद जो हमारा यहाँ पर इनफाइनाइट लूप वाला जनरेटर था उसको इस जनरेटर में कंबाइन करने का ट्राई कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर छोटी सी प्रॉब्लम है, जब भी हम किसी दूसरे जनरेटर को किसी जनरेटर में कंबाइन करते हैं यील्ड कीवर्ड की हेल्प से, तो हमें वहाँ पर यील्ड कीवर्ड के आगे भी एस्टेरिस्क साइन का या फिर एस्टेरिस्क सिंबल का यूज़ करना होता है। अगर हम फाइल को सेव करें, और सेव करने से पहले मैं इस जेन वेरिएबल को बनाना नहीं भूलूंगा, और इसमें मैं लगा दूंगा आउटर जेन, और सिंपली मैं करूँगा console.log जेन डॉट नेक्स्ट मेथड को कॉल करूँगा और करता जाऊँगा। फाइल को सेव करके कोड को रन करूँगा तो हमें सबसे पहले तो वैल्यू मिली आउटर जनरेटर, जो कि हमने यहाँ पर वैल्यू को यील्ड किया था। उसके बाद हमें जो वैल्यूज़ हैं वो 0 1 2 3 जो हमने यहाँ पर इनफाइनाइट लूप में दी थी वैल्यूज़, वो इसमें मिल रही है। मीन्स हमने दो जनरेटर्स को कंबाइन कर दिया। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। हमने अभी तक जनरेटर में दो मेथड्स देखे, एक तो नेक्स्ट और एक रिटर्न। इसके बाद एक और जनरेटर में मेथड होता है जो कि होता है थ्रो, जो कि अगर हमें कोई एरर थ्रो करना हो उस टाइम पर हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने यहाँ पर नेक्स्ट की जगह यूज़ किया थ्रो को, और यहाँ पर हमने एक एरर भी पास कर दिया। मान लो मैंने लिख दिया कस्टम एरर। फाइल को सेव करके कोड को रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर कस्टम एरर देखने को मिल रहा है जो कि हमने थ्रो किया था। और हम जानते हैं कि अगर हमें एरर्स को हैंडल करना है अब बिना हमारे सर्वर को क्रैश किए हुए, तो हम ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं। और इस ट्राई कैच ब्लॉक में इस हमारा जो कोड है इसको ट्राई ब्लॉक में लिखेंगे, और जो भी एरर आएगा उसको हम console.log करा लेंगे। फाइल को अगर हम सेव करके कोड को रन करेंगे तो हमें हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली रन कर जाएगा। हमें पहले सारी वैल्यूज़ देखने को मिली, और जहाँ पर भी हमने यहाँ से एरर को थ्रो किया था वहाँ पर हमें कस्टम एरर देखने को मिल गया। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। तो ये था जनरेटर्स के बारे में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। अगले वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट में फंक्शनल प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।